ये हफ्ता बड़ा ही उथल पुथल वाला रहा शेयर बाजार के लिए। और पूरे हफ्ते को अगर देखें तो जाते जाते जिस तरह की बल्लेबाजी ट्रम्प साहब ने की, तो मुझे लगता है ऐसा होता ना मैन ऑफ द मैच क्रिकेट में, तो मैन ऑफ द वीक ट्रम्प साहब ही नजर आए। हालांकि जो नतीजा निकला वो विलन ऑफ द वीक कहना ज़्यादा सही होगा। दरअसल जब से वो आए हैं ना, एक ही रट लगाए हुए हैं कि हमने दुनिया को तो बहुत दे दिया जी, लेकिन दुनिया ने हमें यानी अमेरिका को लूट लिया, और इतना लूट लिया कि अमेरिका बीमार पड़ गया है। अब इस बार टैरिफ ऑपरेशन के जरिए इस बीमार पड़ चुके अमेरिका को हेल्दी बनाने चले हैं। अब अमेरिका कितना हेल्दी बनेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस चक्कर में दुनिया भर के शेयर बाजार बीमार पड़ गए, कोहराम मच गया। सिर्फ आज के आज भारत के शेयर बाजार में करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सुहा हो गए। ऐसा नहीं कि ट्रम्प साहब बचे रह गए, उनके दोस्त की कंपनी के शेयर भी काफ़ी डूबे। और अमेरिकी बाजार की बात करें तो सिर्फ एक दिन में 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब गए, और ये सिलसिला जारी है। वहाँ भी इंडस्ट्री में भी कोहराम मचा हुआ है, और कई लोग तो ऐसा करें कि ट्रम्प साहब का ये टंटा जो है ना बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। अब देखिए ना, चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है। ऐसा लगता है कि ये बस जल्द खत्म होने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा मामला। लेकिन सवाल तो यही है कि ऐसे में हम क्या करें। शेयर बाजार में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा वो क्या करें, जो पैसा लगाने के इंतजार में बैठे थे वो क्या करें। जिस Q4 अर्निंग के इंतजार में हम लोग बैठे हैं, वो अगर अच्छा आ भी जाता है तो क्या वो शेयर बाजार को कुछ राहत दे पाएगा। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, वो कितना सहारा दे पाएगा। ये कई सारे सवाल अब लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो आज जो आवाज़ अड्डा है ना, वो इसी सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय, और इस चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान जोड़ रहे हैं। साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी हैं, एनसेड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, मोज़ैक एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर एंड CEO मनीष डांगी जी हैं, और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं। और साथ में हमारे से जुड़ेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में संजय सिन्हा साहब आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपका तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इस पूरे शेयर बाज़ार को लेकर के। आंकड़ों के हिसाब से शेयर बाजार में इस तरह के उथल पुथल पहले भी आते रहे हैं, कोविड के टाइम में आया है, इससे पहले भी आपने देखा होगा। मैं उससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि उस टाइम मैं शेयर बाजार या फिर के उतना समझदार नहीं हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन इस तरह के फैक्टर की वजह से अनिश्चितता का माहौल आपको लगता है कि पहले कभी रहा हो कि ये बिल्कुल एक अलग स्थिति है? तो ऐसा है लक्ष्मण जी कि समय समय पे बाजार में गिरावट आई है, और गिरावट के कारण अलग अलग रहे। जैसे अगर आप देखें तो इस सेंचुरी की शुरुआत जब हुई तो उस समय डॉट कॉम के स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल रहे थे, उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, और जब उनमें क्रैश आया तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा भारतीय बाजारों में, ग्लोबल मार्केट में भी। उसके बाद अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट बड़ा भूचाल आया भारतीय बाजारों में और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स में, वो रहा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि हमने 2008 के साल में देखा। और अब इस साल भी हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है। तो अगर आप देखें तो जो पिछली दो बड़े-बड़े गिरावट हुए 2001 के और 2008, उसमें ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों का गिरना साथ ही साथ। आज हम जिस कगार पे खड़े हैं वहां पर संजय सर, बीच में आपको रोकूंगा मैं। ये कुछ नेटवर्क का इशू है शायद, और इस वजह से आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक होकर के आ रही है। सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी दर्शकों को, तो मैं अपने टेक्निकल टीम से, स्टूडियो डायरेक्टर से कहूँगा कि इसको ठीक करें। इस बीच में सुदीप बंदोपाध्याय जी के पास जाना चाहूँगा। सुदीप जी, जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में ये अनिश्चितता लंबा खींचेगा, क्या माना जाए? देखिए, आज जो स्थिति है कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है लक्ष्मण जी। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ट्रम्प साहब आने के बाद से इतना रैपिडली सब कुछ चेंज हो रहा है, और सुबह कुछ ऐलान होता है, दोपहर को और कुछ हो जाता है, शाम को उसको विथड्रॉ किया जाता है। अभी इतना सारे कंट्रीज पे टैरिफ लगाए गए हैं। वो कल कुछ 27% उनका नोटिफिकेशन आया था, ट्रम्प साहब ने 26 बोला था इंडिया के ऊपर, आज वापस उसको 26 रीइंस्टेट किया गया है। कल फार्मा नहीं था, आज ट्रम्प साहब ने बताया कि फार्मा पे बहुत जल्द आने वाला है, और ऐसा टैरिफ आएगा जो कि हम सोच भी नहीं सकते। उनका ऐलान ये है। तो इतना वोलेटाइल स्थिति है, तो कुछ भी कमेंट करना, कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि इस वोलेटिलिटी के माहौल में थोड़ा सतर्क रहना सही होगा।
दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि निवेशक को अपने जो 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 भी उन्होंने निवेश किया है उस पे अभी कायम रहना चाहिए, कुछ हड़बड़ा के कुछ स्टेप नहीं लेना चाहिए। नया निवेश के लिए अभी सोचना नहीं चाहिए, यही मैं कहूंगा, क्योंकि इतना वोलेटाइल स्थिति है। एक हफ्ता जाने दीजिए, लेट थिंग्स सेटल डाउन, तभी इस पे सही मायने में टिप्पणी करना संभव होगा। आपने कभी इससे पहले इस तरह के हालात देखे थे? मतलब नंबर टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ कि बाजार इतना गिर गया, इतने पॉइंट गिर गया, वो वाली स्थिति नहीं। मतलब इस तरह के अनिश्चितता का माहौल, वो भी अमेरिका जैसे देशों की तरफ से शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं जी, ऐसे मेरे जानकारी में तो नहीं हुआ है। मैं तो 30 साल से मार्केट देख रहा हूँ। ऐसा स्थिति नहीं हुआ है। कभी वार हुआ है, कभी कोविड आया है, कभी कभी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, पर इतना मतलब फ्यूजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था। और ये भी कहा जा रहा है ये कि नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, ये सब विथड्रॉ किया जाएगा। उस पर कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है, ये तो बताना असंभव है। अनुराग जी पैनल में है, वहीं पे बैठे हुए हैं, शायद अनुराग जी को मैं जानबूझ के उनके पास नहीं गया, उनके पास लास्ट में जाऊंगा, हाँ क्योंकि जी, वो जहां बैठे हैं ना, जहां बैठे हैं वहीं पे सारे विलेन की जड़ वहां मानी जा रही है। उनके पास जी, लास्ट में जाऊंगा, क्योंकि इस बीच में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब हैं, उनका भी लंबा अनुभव है। मैं उनसे पूछता हूँ, अनुज जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम लोग मान के तो चल रहे थे कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, 2 अप्रैल की तारीख भी आ गई थी, तो लगा था कि चलो ऐलान कर दिया कि टैरिफ लगाएंगे तो मार्केट उसको मान के चलेगा, ठीक है लगा दिया। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आया तो बड़ा ही खतरनाक है। देखिए लक्ष्मण जी, बचपन में हमें कहते थे कि चलो बच्चे के हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा झुंझुना पकड़ाएगा, झुंझुना बजाएगा, थोड़ी देर चुप हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप बच्चे को झुनझुने की जगह अगर कांच का ग्लास हाथ में दे देंगे उसके, और अगर वो बहुत सही उसके बाद एग्जाम्पल उसको दिया आपने। तोड़ेगा हाँ। तो नुकसान तो होगा। तो इस समय यही हुआ है कि एक आपने किसी को झुनझुने के बजाय कांच का ग्लास दे दिया है, उसने वो तोड़ दिया है। अब वो उस पर जो लोग वहां पर चल रहे थे उनको चोट लग रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को खुद रियलाइज हो जाएगा 6 महीने के अंदर कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का है। आप देखिए, सबसे ज्यादा वेल्थ किसी कम हुई है? उनके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं एलन मस्क, सबसे ज्यादा उनका लॉस हुआ है। उसके अलावा आप देखिए एप्पल का मार्केट कैप देखिए, आप यूएस में देखिए किस तरीके की का हाहाकार मचा हुआ है। कोविड के बाद पहली बार इस तरीके की डिक्लाइन आई है। अब जब यूएस मार्केट इस तरीके से गिरेंगे और ग्लोबल रिसेशन का रिस्क होगा तो बाकी मार्केट गिरेंगे। नियर टर्म में इसमें कोई डरने की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि ग्लोबल मार्केट का असर हमारे ऊपर कुछ टाइम तक रहता है और उसके बाद हमारी मार्केट चलती है अपने फंडामेंटल्स पर। हमारा एक अर्निंग सीजन खड़ा है, अगर ये अर्निंग सीजन बेकार रहा तो हमारी मार्केट गिरेगी, चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए या ना लगाए। लेकिन अगर ये अर्निंग सीजन अच्छा रहा तो चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए या ना लगाए, हमारी मार्केट चलेगी। और 6 महीने के अंदर मेरा ये मानना है कि सारे टैरिफ रिवर्स होंगे, हो सकता है उससे पहले ही रिवर्स हो जाए। हालांकि इस अर्निंग सीजन पे मैं बातचीत आगे चल के करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने मुद्दा छेड़ दिया तो मैं एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो अर्निंग सीजन की बात कर रहे हैं ना, पहले भी लोग कहा करते थे Q3 आएगा तो देखा जाएगा, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, Q3 अच्छा नहीं आया, अब Q4 की बात की जा रही है। मेरा सवाल ये कि अगर Q4 अच्छा आ भी जाता है तो मार्केट उससे खुश हो जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि Q4 में तो यूएस वाले फैक्टर को नहीं लिया गया होगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और उसमें आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मार्केट थोड़ा सा अर्निंग्स को, इस बार की अर्निंग्स को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेगा, क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर रहा जनवरी टू मार्च वो पूरा का पूरा विदाउट टैरिफ वाला क्वार्टर था। और आगे जाते हुए यूएस, देखिए आईटी कंपनियों की दिक्कत और हमारी जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंपनियां, उनमें ज्यादातर की दिक्कत ये नहीं है कि टैरिफ लगने से अर्निंग्स हिट होंगी, क्योंकि टैरिफ तो सब पे लगे हैं, तो कम्पिटिटिवनेस तो हमारी फिर भी उनके मुकाबले ज्यादा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर यूएस की मार्केट खुद एक मंदी में जा रही है तो वहां पर वो खर्चा करना कम कर देंगे, तो उससे आईटी सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ हद तक आपकी ये बात सही है कि जो अर्निंग्स हैं वो एक्स ऑफ आईटी मार्केट इस बार देखना शायद ज्यादा पसंद करेगा, कुछ हद तक एक्स ऑफ फार्मा भी। उसके अलावा जो प्योरली डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनकी अर्निंग्स पर मार्केट इस बार ज्यादा तवज्जो देगा। इसके लिए मैं कह के चल रहा हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल एक सेक्टर है जिस पर आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए इस क्वार्टर में। एक चीज़ और कि दरअसल अभी सुदीप जी से बात हो रही थी, हालांकि मैं चाह रहा था कि शो में चल के आखिर के हिस्से में हम लोग बताते हैं कि लोग क्या करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पैसा लगाना है ना वो अभी रुक जाए, अभी बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है। आप भी सहमत है इससे?
देखिए, पहले उनके लिए जो जो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो आसान है। आप मंडे से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आपने अगर अब तक नहीं किया है तो। क्योंकि एग्ज़ैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएँगे, ना ही कोशिश करिएगा। और एक बात मान के चलिएगा कि स्टॉक मार्केट का नियम है, आप जब खरीदेंगे वहाँ से आपका स्टॉक 10% गिरेगा और जहाँ बेचेंगे वहाँ से 10% चलेगा। शुरू के 10% और आखिरी के 10% आपको नहीं मिलेंगे, वो किसी और को मिलेंगे। तो उसको आप ये मान के चलिए कि वो तो होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, और एसआईपी करते रहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, मेरा मानना बहुत क्लियर है। सिर्फ ये इन्वेस्टेड हैं इसलिए इन्वेस्टेड नहीं रहना है, आपके पोर्टफोलियो को देखना है आपने। उन स्टॉक्स को जो पिछली रैली में नहीं चले थे, वो नहीं चलेंगे। आपको थोड़ा-सा रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ रहना है, आपको वहाँ रहना है जहाँ पर अर्निंग्स का आपको एक क्लियर कट टेलविंड मिल रही है, और आपको वहाँ पर रहना है जहाँ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ काफ़ी है। वहाँ पर रहेंगे तो बेटर है। बिल्कुल, 3 चीज़ें आपने अनुज जी कही, बड़ी अच्छी बात। पहली बात कि ट्रम्प साहब को जैसे एक बच्चे को झुनझुना की जगह आपने काँच पकड़ा दिया, तो काँच टूटेगा, नुकसान होगा, नुकसान उनको भी हो रहा है, नुकसान दूसरों को भी होगा। दूसरी बात आपने कही कि जो अर्निंग सीजन आएगा उसमें आईटी और फार्मा को डिस्काउंट करके चलिए, बाकी के आधार पर मार्केट देखेगा। तीसरा कि इन्वेस्ट मंडे से करना शुरू कर दिया, सुदीप जी कह रहे हैं रुक जाइए। तो तीनों ही बड़ा विषय मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहले वाले से पकड़ लूँ जिसको आपने झुंझुना और कांच से तुलना की, बड़ा अच्छा तो एग्जाम्पल आपने दिया। मनीष डांगे जी, इस एग्जाम्पल को आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि सच्चाई भी यही है कि ट्रम्प साहब आए थे तो चुनाव से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, कई बार आवाज़ अड्डा में चर्चा हुई तो है कि नहीं जी आते हैं तो कहते तो हैं लेकिन भारतीय बाजार के लिए बड़ा अच्छा होगा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त आते आते इन्होंने जो तांडव किया है वो तो बड़ा ही डरावना हो गया है। तो मार्केट का लक्ष्मण जी मूव अगर परसेप्शन के हिसाब से देखें तो कि कुछ नहीं होगा से क्या, ओ गॉड ये क्या हो गया है, ये पूरा ट्रांजिशन हुआ है। इसको आप झुंझुना माने, बट एक बहुत बड़ा देश है और कोई भी पावरफुल प्रेसिडेंट अगर कुछ इतनी मैसिव मूव्स ले रहा है तो उसके इम्प्लीकेशंस को इस तरह से डिसमिस नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा एक ख्याल है कि जो आज जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया है, सो ये थोड़ा सा वीक नैश इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, या नैश ट्रैप जिसको बोल सकते हो, वैसा हो गया है जिसके अंदर दो बड़े गुंडे हैं यहाँ पे जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। हम सब कोलैटरल डैमेज है इसके। और 1980s अर्ली 90s के अंदर ये हुआ था जापान के साथ में यूएस का, जब प्लाजा अकॉर्ड हुआ था। तो बेसिकली यूएस को चाहिए ये कि किसी तरीके से डॉलर सिग्निफिकेंटली डिप्रिशिएट करा दे और वो इंसेंटिवाइज करे बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को रिलोकेट करने के लिए। तो अब वो करने के लिए या तो आप चाइना को फोर्स करिए कि जो जापान ने एग्री किया था 1980s के अंदर कि चलो करते हैं, लेकिन अब चाइना नहीं कर रहा है वो, तो क्योंकि वो पैरेलल उतनी ही ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है जितनी यूएस, और शायद यूएस को दिख रहा है कि अगले 5-10 सालों में वो उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर जब इतने दो, जिसको मैंने बोला कि गुंडे अगर फाइट कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक ऑब्जर्वर की तरह से देखना है इसको, हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से यूएस के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि इकोनॉमी ठीक ठाक थी, वहां से फाइट कर रहा है। चाइना एक्चुअली बहुत ज्यादा लोकल इकोनॉमी है तो उनको बहुत बड़ा असर नहीं होगा। छोटे देशों तो पूरे रोस्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, जो छोटे छोटे देश हैं। इंडिया क्यों इसलिए नहीं अच्छा करेगा क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत कम है, या फिर जनरली एक्सपोर्ट्स हमारे कम है। इंडिया इसलिए अच्छा करेगा कि थोड़ी बड़ी इकोनॉमी है, थोड़ी लोकलाइज्ड इकोनॉमी है, तो इसकी वजह से शायद अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। मैक्रो ठीक ठाक है इंडिया का, तो बहुत बुरी हालत इंडियन इकोनॉमी की नहीं होने वाली है। जब कंबोडिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो वो पॉजिटिव है लक्ष्मण जी। लेकिन ये मानना कि ये चीज मतलब ये मतलब बयार है उसे निकल जाएगी, ये इसको वॉच करना चाहिए, बिकॉज ये काफी 50, 60, 100 सालों से नहीं हुआ है। ये जो टैरिफ वॉर है जिस एक्सटेंट का है, वो उसको एक ठीक से नजरिए से देखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये मोस्ट प्रॉब्ली विल लास्ट लॉन्गर, है ना। तो उसको ऑब्जर्व करके रिस्क प्रीमियम्स अगर सेटल हैं और ठीक ठाक भाव पे चीज मिल रही है तो लेनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मार्केट और माहौल जो है वो बॉन्ड्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इक्विटी से, जो मैंने आपके शो पे पिछली बार भी बोला था, और मेरे ख्याल से वही प्ले आउट होगा अगले 6-12 महीने में भी। बॉन्ड के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है बजाय कि इक्विटी के, क्योंकि सारा तीर जो है घूम फिर करके जा रहा है अनुराग जी के पास। अनुराग जी, मैं सवाल तो नहीं पूछूंगा, आप ही बता दीजिए। मैं तो मेरे मन में तो यही सवाल है कि आप लोग वहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं बनाते हैं? क्या ट्रम्प साहब के ऊपर कुछ प्रेशर बनता है कि नहीं बनता है कि भाई अब क्या कर रहे हो, ये तो हम लोग ही मर जाएंगे, बाकी का तो छोड़ो।
करेक्ट। तो लक्ष्मण जी देखिए, जो जो चर्चा हुई है, एक उसको मैं थोड़ा संजीदगी से थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। उनके गोल दो हैं। एक उनका गोल है, और जो स्कॉट बेसेंट साहब ने आके तरीके से समझाया कि हम इकोनॉमी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं। वो यूएस इकोनॉमी करीब 18% जीडीपी का टैक्स अर्न करती है। स्पेंडिंग उसकी 24% ऑफ जीडीपी है। ये 6% डेफिसिट जो है, ये सस्टेनेबल नहीं है। फेडरल रिजर्व ने इस बारे में बात कही है, सबको पता है, एवरीबडी नोज दिस, ओके। ये डेफिसिट आता है करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का, और इस पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेतहाशा बढ़ गई है पिछले 4-5 सालों में। कुछ सेक्शंस पे कटौती हो सकती है, कुछ जगह नहीं हो सकती है, मस्क साहब वहां लगे हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करें, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन दें, ताकि वो गवर्नमेंट से जो एम्प्लॉयमेंट निकलेगा वो प्राइवेट सेक्टर में अब्जॉर्ब हो, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ जाए। क्योंकि अगर 1 ट्रिलियन, मस्क साहब कह देते हैं कई बार कि मैं 1 ट्रिलियन कम कर दूंगा, 1 ट्रिलियन इज 3% ऑफ यूएस जीडीपी। 3% जीडीपी अगर वो एक साल में काट देंगे तो रिसेशन ऐसे ही आ जाएगा, राइट? तो उनकी भी एक रेस्ट्रिक्शंस है। तो एक तो ये प्रोसेस चल रही है। अब इस प्रोसेस में सेकंड एलिमेंट आता है। देखिए, कोई भी कंट्री में मैक्रो में आपका जीडीपी ग्रोथ आती है, आपका इन्फ्लेशन आता है, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अभी जो नहीं था वो अभी आ जाएगा कंट्रोल में। इन्फ्लेशन कहीं अब भागने वाला नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मार्केट वीकन हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ ट्रम्प साहब देखेंगे मीडियम टर्म में अबाउट 2% भी रहती है, तो यूएस के लिए दैट्स अ गुड नंबर। ट्रेड डेफिसिट 1.2 ट्रिलियन है यूएस का, और ये पिछले 4-5 सालों में अगेन इसने भी काफी ज्यादा ग्रोथ ली है। और एक सेक्शन का मानना है कि ये ट्रेड डेफिसिट इज नथिंग बट एक्सपोर्टिंग योर मनी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस सेगमेंट में टैरिफ्स का प्ले आता है। अब मिस्टेक यहां पर यह है कि या तो आप गवर्नमेंट की ट्रिलियन डॉलर की स्पेंडिंग, एक्सेसिव स्पेंडिंग को कम कर लीजिए और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर लीजिए। लेकिन अगर साथ में टैरिफ्स भी ला दिए और प्राइवेट सेक्टर आपका खुद का वीकन हो गया, तो फिर ये दोनों चीजें कैसे एब्जॉर्ब होंगी? फिर तो रिसेशन ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो इस समय प्राइवेट सेक्टर में डिसीजंस एकदम स्टॉल पर हैं। ये नंबर्स सबको सरप्राइज कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इसमें इन नंबर्स में थोड़ी समझ है लेकिन थोड़ी नासमझी है। नासमझी यहां है कि कुछ चीजें यूएस में कभी नहीं बन सकती हैं। नाइकी के शूज यूएस में नहीं बन सकते हैं, फर्नीचर यूएस में नहीं बन सकता है, अपैरल्स गारमेंट्स यूएस में नहीं बन सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट ब्लैंकेट टैरिफ्स लगा देना एंड देन ट्राइंग टू नेगोशिएट डाउन व्हाइल डिस्टर्बिंग योर डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो लक्ष्मण जी, ये 2-3 चीजें एक साथ में चल रही हैं, एंड आई थिंक वेरी सून गवर्नमेंट विल रियलाइज कि इट कांट प्ले विद द इकोनॉमी एनी मोर, राइट? एटलीस्ट ट्रम्प साहब एंड उसका कोर, उनकी जो कमिटी है अभी, बिकॉज 401 यहाँ पर देखिए, यूएस में 401 बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अबाउट 45 से 50% एम्प्लॉयमेंट मार्केट उसमें इन्वेस्टेड रहता है। और अगर वो देखेंगे, और हर साल लोग रिटायर होते हैं, और वो देखेंगे उनके पोर्टफोलियोज, रिटायरमेंट किटी 20 से 30% उड़ गई है, आई थिंक फिर पॉलिटिशियंस को सोचना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी, ये है कुल नहीं मिला के मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बाकी गेस्ट के पास जाऊं, कि ये छोटी सी बात है कि हम नाइकी के शूज़ नहीं बना सकते, अप्रैल नहीं बना सकते, रातों रात इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं खड़ा कर सकते, हमारे पास मैन पावर सस्ता नहीं होता है। तो अब ट्रम्प साहब और उनके सलाहकार इतने भी कमज़ोर तो नहीं होंगे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। समझ तो गए होंगे, पहले भी ये चीज़ पता होगा, कोई ना कोई बताया होगा ये क्या कर रहे हो आप, ये तो बना ही नहीं सकते हो, बाकी भेजना बंद कर देगा, चाइना ने लगा दी ड्यूटी ऊपर से। हाँ, तो लक्ष्मण जी, इसका एंड गोल कहाँ है वो तो वही समझते हैं, लेकिन एक और डायमेंशन बताता हूं। देखिए, ये 10 ईयर यील्ड हमेशा से समस्या बना हुआ था, वो 4.8% तक भी गया था कि ये एक तो इस समय पिछले 4 साल से हम यूएस मार्केट्स में क्या बात कर रहे हैं। एक मिनट ऐसा करता हूँ, अनुराग जी, एक मिनट बीच में रुकूंगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब, उनको मैं देख रहा हूँ कहीं ऐसी जगह जहाँ वो बाहर निकलना चाहते हैं, शायद एयरपोर्ट वगैरह पे हैं। तो अनु जी, आप चाहें तो निकल जाइए शो से, आपको कहीं और जाना है, हम लोग बाकी अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनु जी। अनुराग जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। जी, तो इन्फ्लेशन की समस्या थी, ओके, पिछले 4-5 सालों से। अब हम इस समय ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इन्फ्लेशन इज मोर और लेस कंट्रोल्ड, ओके, बिकॉज
और वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा थी, और अगर फिजिकल स्पेंडिंग हाई हो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ऐसे ही किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए डिफिकल्ट होता है। तो अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाते हैं और 10 ईयर यील्ड वापस नीचे स्टेबल लेवल पे आती है, तो इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, विच मीन्स दैट दी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन स्टार्ट। अभी देखिए 3.9 पे आज सुबह 10 ईयर यील्ड आ गया है, राइट, और उसी से सब कुछ गवर्न होता है। तो ये एक अच्छा आउटकम है। अगर ये टैरिफ नेगोशिएशन से रिजॉल्व हो जाता है 1-2 महीने में कंट्री वाइज, और मेन लड़ाई जैसे कि मनीष जी ने कहा कि वो चाइना से ही है, विच इज करेक्ट, तो अल्टीमेटली आउटकम सबके लिए बेहतर होगा, बिकॉज 10 ईयर यील्ड लो हो जाएगी, फेडरल रिजर्व रेट घटा देगा, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट मार्केट थोड़ा वीकन हो जाएगा। आज नंबर्स आएंगे, वो भी देख लेंगे कैसे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड एम्प्लॉयमेंट मार्केट, गुड प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लो रेट्स एंड स्मॉलर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, सब्जेक्ट टू कि ये अपना टैरिफ में क्विकली एंड गेम रियलाइज करें, बिकॉज मार्केट उनको सिग्नल दे रहा है कि यू कांट प्ले विद दिस वेरी लॉन्ग। मार्केट उनको ये सिग्नल दे रहा है। संजय सिन्हा साहब, आपकी आवाज़ बीच में अच्छी नहीं हो रही थी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन मामला आगे बढ़ गया है। तो अब चूंकि मार्केट उनको इंडिकेशन दे रहा है, जैसा कि बता रहे हैं अनुराग जी, तो इस इंडिकेशन के आधार पर ट्रम्प साहब की रणनीति बड़ी जल्दी बदलेगी, इसकी संभावना है क्या? आप क्या मानते हैं? तो लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से नजरें कहीं पर है और निशाना कहीं और है। जो अनाउंसमेंट किया गया है टैरिफ के द्वारा, उसने नो डाउट ग्लोबल मार्केट्स पर भूचाल पैदा किया है। लेकिन अनुराग एक बात की चर्चा कर रहे थे जो कि सिग्निफिकेंट है, कि ये पूरे टैरिफ के संदर्भ में जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हुई है वो यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स की हुई है। और ये जग विदित है कि यूएस को बहुत बड़ी मात्रा में डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। तो ये जो यील्ड्स गिरेंगे उसका भी एक कोलैटरल फायदा जो है वो यूएस को हो रहा है। दूसरा, जिस तरह की डॉलर की वैल्यू में गिरावट हुई है उसके कारण यूएस की कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इंप्रूव हो गई है ऑटोमेटिकली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिना फेडरल रिजर्व के किसी डिसीजन के द्वारा यील्ड में इतनी बड़ी गिरावट, बिना किसी डिवैल्यूएशन के डॉलर में गिरावट, तो ये दोनों तो ऑलरेडी हो गए एक्शंस, जिसका कि रूट कॉज दिया जा रहा है टैरिफ को। तो वही मैं कह रहा हूं कि शायद नजरें कहीं और है और निशाना कहीं और लगाया जा रहा है। देखिए टैरिफ, ये बड़ा नया पर्सपेक्टिव आपने दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखिए एक झटके में पूरे टैरिफ को अनाउंस कर दिया और अब उनके लिए तो प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है। वो चाहेंगे तो बायलैटरल नेगोशिएशन से टैरिफ नेगोशिएट करके, हो सकता है जैसा अनुज कह के गए, हो सकता है 6 महीने में हम वापस वहीं चले आएंगे जहां पर हम अभी थे। तो जो उन्होंने निशाना लगाया है वो कहीं और है। अदरवाइज अगर आप फेस वैल्यू पर देखें तो जो अनाउंसमेंट हुआ है टैरिफ का, ये क्लासिक केस है जिसको अपने कहते हैं हिंदी में ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये इतनी सिंपलिस्टिक और फुलिश डिसीजन, मेरे ख्याल से इतने मरे हुए बिजनेसमैन, मैं उनको पॉलिटिशियन बाद में मानता हूं, मैं उनको बिजनेसमैन पहले मानता हूं, ये इतना पुलिस डिसीजन वो नहीं लेंगे। नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि निशाना कहीं और था, तो दूसरा निशाना जिसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, जो इनडायरेक्ट निशाना है, उसमें तो कामयाब हो गए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, और होते जा रहे हैं और भी। अनुराग ने कहा ना, होते जा रहे हैं। 4.8 से घट के 3.9% हो गया है ट्रेजरी का यील्ड। हाँ, अच्छा, ये जो है मनीष डांगे जी, एफआईज क्या करें ऐसे में? एफआईज तो बड़े तेजी से निकल के गए थे बाहर, अब मार्केट का वैल्यूएशन देख लें, यूएस की हालत देख रहे हैं, तो एफआईज को करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं? आपको कोई हिंट्स मिल रहा है मनीष जी? नहीं, मेरे पास ऐसा हिंट किसी के पास हिंट नहीं है। एफआई ऐसा ब्लॉक कुछ होता नहीं है, हर बंदा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। बट मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कोई जो सोच रहा है 3-5 साल के लिए, वो शायद ये सोच रहा होगा कि जो एंड गेम है, और मेरे ख्याल से एंड गेम वो है डेप्रिशिएट करना है डॉलर को, जो मैंने बताया था कि एक पहले हिस्टोरिकली हुआ है एक बार। और वो उस एंड गेम को अगर सिर्फ ट्रम्प का सक्सेस का मेजर वही होगा कि डॉलर सिग्निफिकेंटली डेप्रिशिएट कर पाए क्या। तो अगर वो ऐसा होता है तो एट सम पॉइंट इन टाइम मेरे ख्याल से एक ट्रेड बनेगा फिरंगियों के लिए कि वो रीलोकेट करें
कैपिटल को वापस से आउटसाइड यूएस। मैं जनरली डॉलर बुल रहा हूं पिछले कई सालों से, और पहली बार एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसके अंदर जो गोल्ड के थ्रू आपको दिख रहा है, लेकिन आईएनआर के थ्रू या सीएनवाई के थ्रू या डीएक्सवाई में नहीं दिख रहा है। बट एट सम पॉइंट इन टाइम अगर वो ये निगोशिएट कर पाते हैं दूसरे देशों से कि वो फोर्सफुली इन कंट्रीज की करेंसी को अप्रिशिएट करवा दें और डॉलर को डिप्रिशिएट करा दें, तो मेरे ख्याल से इसका जो साइड एक्ट है वो फॉरेनर्स का ये रहेगा कि शायद चलो एक बार यहां से रीलोकेट करते हैं। अब मेरे को नहीं लगता है कि यूएस इन्वेस्टर्स रीलोकेट कर पाएगा, बट दुनिया भर का इतना अनाप शनाप पैसा जो यूएस मार्केट्स में लगा हुआ है, वहां पे रिफ्लेक्स थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि नहीं चलो वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि जब आपका देश का जो सुप्रीम लीडर है वो खुद चाह रहा है और पूरा अपैरेटस और ब्यूरोक्रेसी ये चाह रही है कि उनकी करेंसी वीक हो, तो उस देश के अंदर आप वहां की रिस्क को क्यों चलाएंगे? तो मेरे ख्याल से एक ये केस बन सकता है, बट वो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है। देखिए हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कियोटिक है थोड़ा सेटअप, तो इसमें एक चीज ही सर्टेन है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये किस एक ही चीज सर्टेन है जो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा। बहुत सही आपने कहा सुदीप जी। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा पंच लाइन दिया कि एक सर्टेन है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन एफआईज को लेकर के बहुत हम लोग चर्चा कर चुके थे जब शेयर बाजार में, अपने भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। अब फिर से एफआई सुर्खियों में कि अब एफआईज करेंगे तो क्या करेंगे। आंकड़े भी बड़े मिक्स से आ रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है? अभी तो आएंगे हमारे पास? बहुत अनसर्टेन सिनेरियो है। मुझे नहीं लगता है कोई एफआईआई का भी कभी अभी कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आज देखिए ऐलान किया जा रहा है कि फार्मा में भयंकर टैरिफ आएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? फार्मा जो बात होता रहता है इंडस्ट्री वालों से, वो कहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वीजा भी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग 8 गुना ज्यादा खर्चा होगा। अब यूएस कंज्यूमर, यूएस हेल्थ केयर, कैन दे अब्सॉर्ब इट? शुड दे अब्सॉर्ब इट? Will that be palatable? आपने क्या कहा कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग 8 गुना महंगा होगा, ऐसा कह रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री वाले कहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि बाय एंड लार्ज आप कुछ चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, उसके बगैर अगर आप यूएस में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करो वही सेम चीज, तो 8 गुना खर्चा ज्यादा हो। अब सोचिए ये इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? ये इम्पैक्ट जाएगा यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पे। अब ये कैसे इसको हैंडल करेंगे? मतलब मैं बाकी जैसे अनुराग जी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे, मनीष जी कह रहे थे, एंड गेम कुछ और है। बिल्कुल मैं मानता हूं, आई एम श्योर मन में कुछ और है, जरूर है, पर ये भयंकर तरीका है वो एंड गेम पे मतलब रियलाइज करने का। करेंसी डिप्रिसिएशन बोले या यील्ड कम करने की बात बोले, मतलब उसके लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बड़ा भयंकर है। और उसका मतलब नतीजा क्या होगा यूएस इकोनॉमी पे, यूएस कंज्यूमर्स पे, इनके एक मिनट, मनीष डांगे जी कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? एक सुदीप जी मनीष जी को जोड़ना चाहते हैं। हाँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुद्दा ये नहीं कि वो फार्मा या कुछ और ऐसी चीज या नाइकी शूज को उनको बनाना है। मुद्दा ये है कि आप उनकी चीजों को, उनके सोयाबीन को, उनके फ्रूट्स को, उनके वेजेस को, उनके कार को आप खरीद लें। थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा वन स्टेप बैक लेकर के कि यूएस आज के कुछ सालों, साल, 1.5 साल, 2 साल, इनफैक्ट 6-7 साल पहले तक वन ऑफ द लोएस्ट टैरिफ कंट्री था। ठीक है, जो आज जो ये मागा मूवमेंट है वो का उसका एक पार्ट यही है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि भाई हम इतना कम टैरिफ चला रहे हैं और बाकी दुनिया सारी इतनी ज्यादा टैरिफ लगा के रखी है। तो उनका आस ये है कि हमको टेस्ला बेचने दो, आपको हमारे को टैरिफ मत लगाओ। लेकिन अगर वो टेस्ला अगर यहाँ और वहां की कारें वहां मैन्युफैक्चर करके यहाँ बिकने लगेगी और जो चीजें जो यूएस अच्छा कर सकता है, तो आपकी कंपनियां रोस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इम्पैक्ट जो है वो उस तरीके से आएगा। भाई उनका सिंपल सा आस्क है कि हम भी जीरो करते हैं, तुम भी जीरो करो। तो उसमें चाइना को फायदा हो जाएगा शायद से। मुझे नहीं लगता चाइना को उसमें नुकसान होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि नुकसान। सुदीप जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? सॉरी मनीष जी, मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहूंगा कि आपको एक तीर से निशाना लगाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, टेस्ला वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पॉइंट, बट इंस्टेड ऑफ दैट ये तो पूरा स्लेज हैमर यूज किया जाए और इसका मतलब बहुत सारा एडजेसेंट कैजुअलिटीज होगा। जो कोलैटरल डैमेज जो होगा ना, वो भयंकर कोलैटरल डैमेज होगा। ये शायद अनुराग जी ज्यादा समझा पाएंगे, पर मुझे जो बाहर समझता है ये तो भयंकर कोलैटरल डैमेज होगा और हो रहा है।
पता नहीं ये कहाँ खत्म होगा। तो आपका क्वेश्चन लक्ष्मण जी की FIIs क्या करेंगे, मेरे जितने लिमिटेड दोस्तों से बात होता है जो FIIs में बैठे हैं, के लिए भी हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी यही है, ये कंप्लीटली एक अननोन टेरिटरी में घुस गए हैं। अब क्या होगा, कहाँ पे क्या करेंगे, उनको भी मतलब समझ सही ढंग से नहीं आ रहा है। तो मैं तो एक्चुअली प्रैक्टिकली ग्राउंड में जो देख रहा हूँ कि सब लोग मतलब वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, मीडियम टर्म वो भी छोड़िए, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पा रहे। नहीं, लेकिन एक चीज़ तो मान के चल रहे हैं आप लोग, अनुराग जी आप भी ध्यान दीजिएगा कि फार्मा में आप भले ड्यूटी लगा दीजिए, लेकिन ड्यूटी लगाने की धमकी दे दीजिए, लेकिन पूरा फार्मा बना लेंगे यूएस में ये संभव है नहीं, और बना भी लेंगे तो लंबा समय लगेगा, बड़ा महंगा पड़ेगा। आप पूरा दूसरा अप्रैल गारमेंट हो, नाइकी हो, जो एग्जांपल आपने दिया, बना तो सकते नहीं है। तो बजाय कि इस तरह के एक तरफा हथियार चलाने के, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करिए, एक देश से बात करिए। और यूएस तो इतनी बड़ी कंट्री है, उसकी बातों को अनसुना तो कर नहीं सकता है। एक बार बोलेंगे कि आप इधर कर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ ये काम करने जा रहे हैं, अपने आप सब कर लेंगे। भारत ने तो बजट में पहले ही ड्यूटी घटा दी। तो इस तरह का हथियार चला करके आप पहले अपना इतना नुकसान कर लीजिएगा, फिर कहेगा नहीं जी अब तो हम ठीक हो गया, फिर से वापस करते हैं, तो ये बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा। क्यों? हाँ, तो लक्ष्मण जी देखिए, अच्छा इसमें दो डायरेक्शनल बातें हैं, बट पहले मैं FIs का बात बाद में करते हैं। बट हाँ, पहले ये हाँ। जो आपने टैरिफ की बात कही, देखिए हम्म, थोड़ा अनफेयर गेम चल रहा था वर्ल्ड में, राइट? अब इंडिया का ट्रेड देख लीजिए, इंडिया में नैरेटिव क्या चला रखा है लोगों ने। देखिए हमारा तो एवरेज टैरिफ 11% है, यूएस का 4% है, 6-7% का ही तो डिफरेंस है, क्या बड़ी बात है? दिस इज अ दिस इज अ फॉल्स स्टोरी। इंडिया ऑटो पे, कार्स पे 110% टैरिफ लगाता है, इंपोर्टेड टैरिफ, इंपोर्टेड कार्स पे। उसको काउंट नहीं करें, बाकी सब लग्जरी आइटम्स पे 100, 150, 200% का टैरिफ है, वो आप काउंट नहीं करें, बोले देखिए हमारा टैरिफ तो 11% है। ये सब नॉनसेंस है। रियलिटी इज फ्री ट्रेड बोथ साइडेड होता है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक अब कॉन्वर्सेशन जब होगा तो वो कहेंगे कि ये 40 बिलियन का गुड्स डेफिसिट है, ठीक है छोटा है, लेकिन द पॉइंट इज 90 बिलियन के ट्रेड में, गुड्स में 40 बिलियन का डेफिसिट है इंडिया का, तो कुछ तो इंडिया रोक रहा है ना आने से। तो आई थिंक वो एक गोल है जो आप सब अचीव कर लेंगे, राइट? क्योंकि उसमें छोटी इकोनॉमीज को नुकसान ही होने वाला है अगर वो नहीं करते हैं तो। वो पहले कोई इग्नोर करता था, अब ये इग्नोर करने को तैयार नहीं है, राइट? तो पहला तो ये मैं बता दूं, बिकॉज ये जनरली इसका डिस्कशन कम होता है इंडिया में। वो बोलते हैं देखिए हमारा तो फेयर है, पता नहीं वो क्यों गलत लगाया है 25%। मैंने हर जगह सुन लिया ये सब, ये यू नो दिस काइंड ऑफ दिस इज अ वेरी फॉल्स नैरेटिव, राइट? तो इंडिया पे 26% ठीक लगा है, आप देखिए उसके जाकर के टैरिफ, और बहुत सारे लोग साथ फिर में जब टैरिफ कैलकुलेशन हाँ। करिएगा ना अनुराग जी, तो थोड़ा सा ये भी कैलकुलेट करिए कि हमारे से रॉयल्टी के तौर पे कितना कुछ ले जाते हैं, वो भी तो आपकी आमदनी है। सिर्फ ड्यूटी हाँ, देखेंगे। मैं बता देता हूँ 33 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करता है इंडिया, उसमें हमारे BPO, IT, टेक्नोलॉजी कंपनी सब आती हैं। यूएस करता है 24 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंडिया को। उस 24 बिलियन में 2 बिलियन की रॉयल्टी है, और 12 बिलियन का यूएस ट्रैवल है इंडिया से लोगों का। तो अगर उसको नापेंगे तो लक्ष्मण जी फिर उसमें फिर बात फिर गहरी हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू। बात ठीक है, चलिए इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर मुद्दे से भटक तो जाएंगे। अब मुद्दा मैं ये है सिर्फ वही मेन कह कि रहा हूं। FIs क्या करेगा। मैं सिर्फ मुद्दा इतना रख रहा हूं कि वो फॉल्स नैरेटिव चलाने की जरूरत नहीं है कि 26% उन्होंने बेमतलब में लगा दिया। इंडिया इज नोटोरियसली हाई टैरिफ कंट्री, सबको पता है, किसको नहीं पता, ये एवरीबडी नोज दिस, राइट? तो वो बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा गिव अवे है वो देना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाई इट्स, मनीष जी ने कहा कि ये इमर्जिंग कंट्रीज के लिए नुकसान है इसमें। FIs का सिंपल देखिए इक्वेशन नहीं पता, लेकिन FIs के लिए बड़ा मेजर डिसीजन पॉइंट है, जैसा जो मनीष जी ने कहा कि यूएस डॉलर वीकन होता है, स्ट्रेंथन होता है। अभी तो वीकन इसलिए हो रहा है बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, तो वीकन हो जाएगा, राइट? लेकिन टैरिफ्स की वजह से वो स्ट्रेंथन भी हो सकता है, राइट? तो वो दोनों नैरेटिव चल रहे हैं, कौन सा जीतता है वो नहीं पता। अगर बाकी कंट्रीज ने दे दिया वो फ्री ट्रेड तो फिर स्ट्रेंथन हो जाएगा। अभी यूरोपियन यूनियन को का सपोर्ट हट गया। अब देखिए हम यूक्रेन वॉर और ये सब की बात ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ गुड आउटकम एटलीस्ट कि वो वॉर इज नाउ बिहाइंड अस, राइट? यूरोप में इन्वेस्ट करना है, चाइना में इन्वेस्ट करना है, यूएस में इन्वेस्ट करना है, या इमर्जिंग मार्केट्स में ओवरवेट होना है?
ये कंपेरेबल मार्केट्स नहीं है, लेकिन एक ओवरवेट अंडरवेट की सिचुएशन हर एफआईआई के पास में है एंड दे डोंट हैव अ वेरी क्लियर आंसर। बट एक आंसर जरूर लग रहा है कि इसमें चाइना का वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से वो बहुत सस्ते थे। यूरोप फिजिकल स्पेंडिंग की तरफ जा रहा है तो उन्होंने डेट लेना है, तो उनके यहाँ एक स्पेंडिंग बूम आएगा जो यूएस ने 4 साल से चला रखा है। और यूएस अगर प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन कर पाता है तो वहां भी बदलाव हो सकते हैं। वी विल सी हु विंस, बट आई विल नॉट बेट माई मनी ऑन यूरोप। यूरोप 2009 नहीं। से 1% पे ग्रो कर, 1% 2009 से ऐसी इकोनॉमी पे इफ समबडी टेल्स मी दैट दे विल टर्न अराउंड द शिप, ऐसा नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता। स्टे बुलिश। मैं और थोड़ा सीधा सवाल पूछता हूं अनुराग जी, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा कि भारत में क्या एफआईआईज आएंगे, इसके पक्ष में मैं एक दलील देता हूं, क्योंकि आप तो बिल्कुल मार्केट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि यूएस के साथ बाकी दुनिया के देशों को देख लीजिए, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि ट्रम्प 2.0 में पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां पे सबसे पहले यूएस के ट्रेड नेगोशिएटर पहुंचे थे। पूरी टीम यहाँ पे आई थी, 4 दिन 5 दिन रही थी, नेगोशिएट करके गई है। तो इट मीन्स यूएस का ट्रेड नेगोशिएशन अगर किसी देश के साथ सबसे पहले होने जाएगा तो भारत के साथ हो सकता है। तो ये सब कुछ आकर्षक पॉइंट हैं। अब कितना क्या होगा वो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो क्या ये सब चीज़ें एफआईआईज को आकर्षित करेंगी? नहीं, एक स्टेटमेंट ऐड करूंगा। देखिए वो बातें हर जगह करते हैं, लेकिन हम वो इंडिया में वही क्लिप लेके चलाते हैं। देखिए इंडिया की बात हो रही है, देख उसको कॉन्टेक्स्ट में रखिए। कोई किसी से कोई खास प्रेम नहीं है, खास दुश्मनी भी नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। एफआईआई फ्लो के बारे में मैंने जो एक ट्रेंड सीखा है वो मनीष जी के बातों से सीखा है। पिछले 2 साल से हम उससे ज्यादा समय से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो रिसर्च की है कि कैसे 2012-13 में वो पीक हुआ एफआईआई होल्डिंग्स, और उसके बाद ग्रेजुअली वो अब 22% से अब 15-16 पे 15% पर आ गया है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाउ व्हेन $100 फ्लोज फ्रॉम यूएस एंड $2 कम्स टू इंडिया, उसका क्या फ्लो है, वो उसके बाद ही मैंने ट्रैक किया, राइट? अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो उसको सुन लीजिए, कौन से एपिसोड्स में है, कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा मैं भी डालूंगा। उससे बेहतर कोई आपको ट्रेंड फ्लो नहीं मिलेगा। अगर एक ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड 22% से 15 पर आ गया है, to expect that it'll go back to 20, मुझे नहीं लगता, राइट? तो देयर इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी देयर। बाकी शॉर्ट टर्म में तो टैक्टिकल ट्रेडर्स हैं, वो चलते रहते हैं। बट मेरा मैसेज इंडियन इन्वेस्टर को ये है, देखिए एफआईआई खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अलग बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 48% से 40% पर आ गई है। आईपीओज आप जड़ले से खरीद रहे हैं, वो भी एफआईआईज हैं, आपको दिखते नहीं है। आप अपना रेट देखिए, आपको अच्छा लगता है खरीदिए, नहीं अच्छा लगता है मत खरीदिए। मनी का कलर नहीं होता, सो मेक योर ओन डिसीजंस। मनीष डांगे जी, आपको जोड़ेंगे? मैं नहीं, एक्चुअली क्या है सर, ये हमारे से कुछ खास मोहब्बत नहीं है, जैसा अनुराग ने बताया यूएस की। हमारी वो क्लिप हम चलाएंगे क्योंकि हम तो चलाएंगे ही ना कि हम ही से प्यार है उनको। एक मिनट मनीष जी, मैं क्लैरिफाई कर दूं मनीष जी और अनुराग जी दोनों आदमी को कि ये क्लिप इसलिए नहीं चलाया क्योंकि हमारे यहाँ है। ये फैक्चुअली करेक्ट है कि ट्रम्प 2.0 में पहला नेगोशिएटर टीम कोई पहुंचा तो इंडिया में आया था, उसके बाद बाकी देशों में गए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है, चूंकि नेगोशिएशन काफी बिल्कुल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो हर चीज को सॉल्व करने का, जब सामने वाला बंदा साम दाम दंड भेद चारों लगा रहा है, हमारे देश के साथ साम के साथ है, क्योंकि मोदी जी और ट्रम्प की मोहब्बत है थोड़ी। दाम जो है वो मेक्सिको और कनाडा के साथ में, थोड़ा तू ले थोड़ा मैं लेता हूँ, लैटम्स के साथ में। दंड जो है वो ऑफ कोर्स आप को सॉर्ट ऑफ चाइना के साथ करना चाह रहे हैं, वो 50% टैरिफ कर दिया। और भेद जो है वो यूरोप के साथ करना चाह रहे हैं कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम रशिया के साथ हो जाएंगे। तो वो साम दाम दंड भेद चारों जो चाणक्य जी ने समझाया, वो चारों डिस्प्ले है अभी। तो हम साम के पार्ट हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम ही है कि आपसे ही निकलवाना है, आपका टैरिफ कम करवाना है ना? तो तो लेकिन उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और कई बार क्या होता है ना कि मोहब्बत से ज्यादा डर लगना चाहिए दुश्मनी से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मोहब्बत से ज़्यादा डर लगना चाहिए, थप्पड़ से नहीं लगना चाहिए। आपने सही कहा। संजय सिन्हा साहब, ये इस डिस्कशन में आप क्या पॉइंट जोड़ेंगे? चूंकि इसमें एक सवाल मेरे पास उठा, जो उन्होंने कहा कि दंड जो है चाइना के साथ दंड वाली नीति अपना रहे हैं। चाइना ने तो उलट के कह दिया कि हम भी ड्यूटी लगाएंगे 10 तारीख से जी।
इसका अब चाइना ने कह दिया तो कई देश और भी सोच रहे होंगे कि अच्छा चाइना कर ही रहा है, चलो मैं भी साथ हो लेता हूँ। तो ये तो नया टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर टाइप से छिड़ जाएगा। इसे तो बाजार कहाँ देखिए, जाएगा? तो चूंकि एफआईआई फ्लोज के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं एक पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहूंगा कि देखिए, भारत में जो एफआईआई का फ्लोज आता था वो भारत स्पेसिफिक कम आता था, इमर्जिंग मार्केट में भारत का एक हिस्सा होता था, वो आता था। ये जो टैरिफ इम्पोज किया गया है उसमें हमारे साथ बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन पर आघात ज्यादा है, हम पर आघात कम है। हम एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है और हम जो पिछले कैलेंडर ईयर 2024 में जो सेटबैक्स थे, जैसे सरकार की इलेक्शन के कारण बैकफुट पे चले जाना, उसके बाद बहुत सीवियर समर, उसके बाद बहुत ही सीवियर मॉनसून, उसके बाद ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि कैलेंडर ईयर 2025 में हमारी स्पेंडिंग कंजम्पशन पहले से ज्यादा बढ़ेगी। और चूंकि हम पे टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बाकी इमर्जिंग देशों से बेटर हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स का एलोकेशन तो बना रहेगा। डॉलर अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो वो भी एक इंसेंटिव होगा फ्लोज के लिए। तो मेरे ख्याल से भारत का केस ज्यादा स्ट्रांग बनता है फॉर अट्रैक्टिंग एफआईआई फ्लोज। दूसरी बात जो इसी कॉन्टेक्स्ट में रही कि एफआईआई की जो आउटफ्लोज रही है उसका अगर आप ट्रेजेक्टरी पिछले 3-4 महीनों में ट्रेस करें तो वो रुपी के डिप्रिसिएशन और एफआईआई के आउटफ्लोज का बिल्कुल समांतर सा रिश्ता रहा है। हमारे केस में क्या था प्रॉब्लम कि हमारी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जिस तरह की पिटाई अक्टूबर के बाद से बाजार की हुई है और खास करके जनवरी और फरवरी के महीने में हुई है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स की वैल्यूएशन जो है वो अब पहले से काफी रीजनेबल हो गई है। और अगर ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी बढ़ जाता है इस आगे के 2-3 क्वार्टर में, तो ये वैल्यूएशंस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से भारत का एक इन्वेस्टमेंट केस बनता है। इसमें जो सबसे बड़ी फैक्टर है जिस पर आज बहुत कंक्लूसिव निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं, वो डोमेस्टिक फ्लोज का है। देखिए, इस आघात के बाद जो हमने देखा वो सिर्फ 1 महीने का डोमेस्टिक फ्लोज देखा है फरवरी के महीनों में, तो उसमें हमें कोई खास गिरावट नहीं दिखी। एसआईपी की फ्लोज अभी भी करीब करीब 25,900 करोड़ के आसपास है। डोमेस्टिक रिटेल फ्लोज अभी भी कुछ 29,500 करीब करीब 30,000 करोड़ की है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंप्रेसिव फिगर है। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक फ्लोज को पिछले 2 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो ये डोमेस्टिक फ्लोज जो है वो पिछले साल मई जून के बाद बहुत तेजी से बढ़ी थी। उसके पहले जो नेट फ्लोज पर मंथ होता था वो 18,000 का होता था। तो भारत यहाँ पर सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा तब बिगड़ जाएंगे अगर इंडिसेस की गिरावट बहुत ज्यादा होगी, तो डोमेस्टिक फ्लोज का बना रहना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लास्ट पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूं वो है कि ये टैरिफ इम्पोजिशन, इसको अगर हम सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह देखें कि भाई हमारा एक्सपोर्ट आपके देश में जाता है तो आप उस पर 100% की टैरिफ लगाते हैं, और आपका इंपोर्ट हमारे यहाँ आता है तो हम उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं, इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये टैरिफ इवॉल्व कैसे किया। हम चर्चा कर रहे थे ना कि नाइकी वियतनाम में बनता है, यूएस में तो बनता ही नहीं। तो यूएस में इतना जो इंपोर्ट्स आने लगा वो किस कारण से आया? इसलिए कि कुछ कुछ देशों में उन सब चीजों का प्रोडक्शन अमेरिका में प्रोड्यूस करने से ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, और वो कॉन्टेक्स्ट आज भी चेंज नहीं कर रहा है। हमने फार्मा की चर्चा की, सुदीप जी ने बताया कि 8 गुना ज्यादा खर्च आता है फार्मा का प्रोडक्शन यूएस में। तो ये तो टैरिफ, अगर मान लीजिए आप टैरिफ में बदलाव कर भी देंगे तो ये जो डिफरेंशियल है वो तो नहीं ब्रिज हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिंपलिस्टिक टैरिफ को अगर आपने बदल दिया तो आपका प्रोडक्शन पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा अमेरिका में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही मैं समझता हूं कि अमेरिका चाहता भी है लो वैल्यू प्रोडक्शन को अपने टेरिटरी में लाने का। तो मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नजरें कहीं और है, निशाना कहीं और लगा है। वो मेरे ख्याल से इसको ज्यादा यूज करेंगे बायलैटरल ट्रेड्स को नेगोशिएट करने के लिए। और जो 2 मुख्य मुद्दे हैं, जैसा मुझे लग रहा है, जो 2 मुख्य मुद्दे थे वो था यील्ड्स को नीचे लाना और डॉलर को डिप्रिशिएट करना। वो वहां पर वो सफल हो गए हैं।
चौथी जो एक कॉन्टेक्चुअल चीज है कि सारे रिलेशनशिप सिर्फ ट्रेड पर जो निर्धारित नहीं है ना, यूएस एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है और उसमें बहुत सारा ये बहुत लेन-देन बड़ा फैक्टर है। बियॉन्ड भी जाना पड़ता है। तो अगर आप कह रहे हैं उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारी टैरिफ 26 से बढ़ाकर वो 35% कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ है आज इतने अच्छे स्तर पर, क्या वो उसी स्तर पर हम मेंटेन कर पाएंगे? क्या हम दूसरे दोस्त नहीं खोजेंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक सैनिटी जरूर आएगा। शॉर्ट टर्म में हमको ये झेलना है, क्योंकि ना जब बहुत जोर की बारिश होती है और आपका छाता फट जाता है, तो आपके लिए कोई उपाय नहीं है, आपको बारिश में भीगना पड़ता है। तो आज हम उसी फेज में से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, ये छाता फट गया है, बारिश में भीगना पड़ रहा है, तो कहाँ कोई शेल्टर का कौन सा ले लें, इस पर चर्चा करूंगा, आप सभी से राय लूंगा। लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे ट्रंप टैरिफ की वजह से बाजार में जो कोहराम मचा है, आखिर वो कोहराम कब थमेगा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि किस किस सेक्टर में जाना चाहिए, इस पे अब आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ घंटों में, वो ये है कि क्रूड की कीमतें अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। 2021 के बाद पहली बार ये उस स्तर पर पहुंचा, 65 के आसपास चला गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं सुदीप जी? ये इंडिया के लिए तो पहला कमेंट तो होगा, इंडिया के लिए अच्छा है, ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए अच्छा है, डेफिसिट के लिए अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। पर मीडियम लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली गलत संकेत आ रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा रिसेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, इसीलिए क्रूड का डिमांड कम होगा और इसीलिए क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चरली सही नहीं है इतना कम हो जाना क्रूड का प्राइस, और ये तो डेफिनेटली इंडिया को भी हर्ट करेगा। जो नया टर्म कॉइन हुआ है कि प्राइमरी इंपैक्ट, सेकेंडरी इंपैक्ट, टर्शियरी इंपैक्ट, तो प्राइमरी इंपैक्ट यहाँ पे कहूंगा कि अच्छा है, पर सेकेंडरी और टर्शियरी इंपैक्ट जो होगा इसका वो सही नहीं होगा। वो सही नहीं होगा इंडिया के लिए वो जी? होगा, क्योंकि ओवरऑल क्रूड इतना कम हो जाना मतलब इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से इंडिया कितना छूता रहेगा, मनीष डांगे जी? नहीं, आई एग्री जो बोल रहे हैं कि बेसिकली क्रूड का बेसिक फ्रेमवर्क ये है सर कि जब सप्लाई साइड की वजह से क्रूड गिरता है तो वो बहुत अच्छा होता है, और डिमांड कम होने की वजह से क्रूड गिरता है तो खराब होता है। तो पिछले कुछ सालों में जब जब गिरा है क्रूड, तब तक वो सप्लाई साइड की वजह से हुआ था, तो उसको हमने रिजॉइस किया था। ये काफी सालों बाद में डिमांड 2015 में हुआ था, ये काफी सालों बाद डिमांड लेड क्रूड कोलैप्स हो रहा है। कुछ कोलैप्स ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन $5-10 जो गिरा है, अगर ये सस्टेन करता है तो वो बेसिकली इंसिडेंट इंडिकेटर उसको बोला जा सकता है ग्रोथ का, खास करके वेस्टर्न नेशंस का, उसमें भी स्पेसिफिकली यूएस का। तो क्रूड ये बता रहा है आपको कि शायद गर्दिश में है तारे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो वो ऑफ कोर्स जैसा बताया गया है कि वो, क्योंकि हम $2-5 एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन हमारी को एक्सटर्नल ग्रोथ की जरूरत ज्यादा है। और खास करके आप इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एक्सपोर्ट ग्रोथ और BSE 500 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कोइंसाइड करता है एक दूसरे को। तो अगर यूएस इकोनॉमी स्लो होती है तो एक्सपोर्ट स्लो होता है, तो उसकी वजह से फिर टॉप 500 कंपनीज का जो एबिटा और रेवेन्यू है वो स्लो डाउन होगा, और वो हिंदुस्तान के इक्विटी मार्केट के लिए खराब है। इस फ्रेमवर्क से इसको देखना चाहिए। अनुराग सिंह जी, हिंदुस्तान की इक्विटी मार्केट के लिए खराब है, ऐसा मनीष डांगे जी का मानना है। आप कैसे देख रहे हैं कि इस तरह गिरावट को शेयर बाजार, खासतौर से भारत का शेयर बाजार कैसे लेगा, और यहाँ पे इन्वेस्टर? नहीं, देखिए, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यूएस इकोनॉमी स्लो हुई, दैट ही कैन नॉट सस्टेन, राइट? फिर उनको सारे बेट्स ऑफ हैं, बिकॉज देन उनके 4 साल हैं, वो चाहते हैं यूएस इकोनॉमी स्लो होगी, यूएस इकोनॉमी स्लो हो रही है, स्लो होगी, इसमें तो कोई राय है नहीं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं, ट्रम्प साहब के खुद के नहीं, अभी देखिए, आज भी एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आएंगे, वो वही आएंगे ट्रेंड में जो पिछले। तो एक नॉइज है और एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, लेकिन एक आज की रियलिटी है। आज जॉब मार्केट स्ट्रांग है, कंज्यूमर स्ट्रांग है, तो आज मामला चल रहा है।
आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई उनके पास थोड़ा सा प्ले है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड विंडो है। जल्दी से अगर लिमिटेड सॉल्व विंडो नहीं है। किया, बिकॉज फिर 4 साल के बाद रिपब्लिकन गवर्नमेंट जाएगी तो फिर नहीं आएगी, बिकॉज फिर देन पीपल विल से कि ये दे आर टू एक्सपेरिमेंटेटिव, राइट? दैट लेगेसी ही डजंट वांट टू, सो ही वो इज तो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार का भी जुगाड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए वो मजाक की बात है। देखिए वो ये डिपेंड्स ऑन आप कौन से मीडिया सुनते हैं। आप वो दूसरे लेफ्टिस्ट मीडिया सुनेंगे तो फिर वो करेंगे। देखिए वो, यू नो, डोंट टेक हिम लिटरली, बट इंडियन इकोनॉमी है, देखिए लार्जली डोमेस्टिक इकोनॉमी है। मुझे लगता है इंडिया के पास पूरी स्ट्रेंथ है। 20 इयर्स में एवरेज एज आपका 30 इयर्स है। उन सभी लोगों को अगले 20 साल में घर खरीदने हैं, मकान खरीदने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, शादियां करनी है, क्या नहीं करना है। मतलब इतने बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हम बैठे हुए हैं। ओनली क्वेश्चन इज कि उसको हम 5% पे ग्रो कराते हैं कि 10 पे ग्रो कराते हैं। सब 10 पे। कुछ इंडिया के हाथ में, एवरीथिंग इज इन इंडियन हैंड्स, राइट? तो तभी कई बार एक तरफ ऑप्टिमिज्म आता है, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा एंगर भी आता है कि वाई आर वी जस्ट मतलब वेस्टिंग दिस अवे, राइट? बिकॉज ऑफ आवर रेड टेपिज्म। कुछ हद तक ये टैरिफ रेड टेपिज्म इंडिया का एक्सपोज करेगा दैट, यू नो, देखिए कितना स्लो अभी तक वो लाइसेंस राज माइंडसेट गया नहीं है कि इंपोर्टेड कार को मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। लगाइए। बहरहाल, तो इंडियन मार्केट आई थिंक इज फाइन, बट एक रिस्क ये है कि आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी को अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके बैंक्स चलेंगे। आईटी, देखिए इंडिया का एक जमाने में आईटी 40% प्रॉफिट्स तो एक्सपोर्ट से ही आता था, विच इज आईटी इन फार्मा। आज वो नंबर थोड़ा आई थिंक 30% के आसपास होगा। वो यूएस पर डिपेंडेंट है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स टू 70% ऑफ मार्केट अर्निंग्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मर्जी हो, लेकिन अर्निंग्स तकरीबन ऐसा नहीं, इक्वेशन था। हो सकता है थोड़ा इधर उधर आज, बट तो ऐसे में आई थिंक लोकल कंट्रीब्यूशन हैज टू गो अप। आईटी कंपनीज गिरेंगी नहीं, लेकिन दे विल बी लिटिल मोर स्टेबल। बट अगेन यूएस डज वेल तो वो भी अच्छा करेगी। तो मुझे कोई इंडियन मार्केट में एज सच रिस्क नहीं लिखता। निफ्टी और निफ्टी टॉप 100 लेवल पे, उसके नीचे रिस्क ही रिस्क है। वो करेक्शन इन्वेस्टर्स एक बार लेसन लर्न करेंगे, बिकॉज नई जनरेशन है, दे विल लर्न द लेसन। देखिए ऐसे पैसा हवा में से नहीं बनता है, तो दे विल रियलाइज इट, राइट? अल्टीमेटली दैट नहीं नहीं, समबडी एक चीज जो आपने कही, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही आईटी को लेकर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। आईटी को लेकर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब रिस्क नहीं है, कि रिस्क है, या फिर अब स्टेबल हो गया? नहीं, अभी शॉर्ट टर्म में तो सब गाइडेंस ऐसे ही दे देंगे, फजी गाइडेंस देंगे अभी आकर के कि देखिए कुछ कह नहीं सकते, अनसर्टेन है, तो उस पर तो क्या मार्केट बढ़ेगा, राइट? और फिर ये आप टीसीएस, इन्फोसिस ग्रेट कंपनीज हैं, लेकिन आप उनको 40 का मल्टीपल भी नहीं दे सकते थे ना, तो वो भी एक करेक्शन ड्यू था। वो हो गया आई थिंक। अभी 15, 18, 16 के मल्टीपल ठीक है अगर वहां पहुंचते हैं तो, अगर नहीं पहुंचते हैं तो 20 का भी ठीक है। इन इकोनॉमी जहां पर ऐसे ग्रोथ इंजन्स है नहीं, तो वो भी सेफ है, राइट? देयर लाइक एफएमसीजी, राइट? ग्रोथ लिमिटेड होगी, लेकिन इफ यूएस डज वेल, जो मैं उम्मीद करता हूं विद ट्रम्प गवर्नमेंट होगा, देन दे शुड आल्सो डू वेल, राइट? तो अल्टीमेटली सारे सेक्टर्स मुझे पॉजिटिव दिखते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट टर्म हिकअप इज गोइंग अवे, इवन फॉर इंडिया। बट द पॉइंट इज इंडिया का टाइम जो है वो बहुत क्रिटिकल है, राइट? आपने स्टेप सारे अभी लेने हैं फॉर इट टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। बिल्कुल। संजय सिन्हा साहब, आईटी और जो कंजम्पशन ड्रिवन कंपनियां हैं उनको लेकर इन्होंने बात कही। आपका क्या मानना है कि इस माहौल में सबसे सही शेल्टर कहाँ है? आपने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले छाता फट गया तो कहीं ना कहीं तो जाना तो पड़ेगा, भीग तो नहीं सकते बहुत देर तक, कहाँ जाए? तो लक्ष्मण जी, ऐसा है कि आज का जो कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है उसमें अगर आप डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में रहेंगे तो आप ज्यादा सूखे रहेंगे, और अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में जा रहे हैं तो मतलब हो सकता है कि आप बारिश में छलांग लगाकर किसी और शेल्टर की तरफ जाने की तैयारी में हैं। हो सकता है कि आप भीगे ना भीगे, ये चांस की बात है। तो अगर आज डिसीजन लेना हो तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमीज सेक्टर्स में आपका निवेश ज्यादा, मेरे ख्याल से क्लैरिटी के साथ आप ले सकेंगे। आपका पसंदीदा सेक्टर? मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्या किया था, हमने पिछले दिनों में जो टॉप 1100 मार्केट कैप की कंपनीज हैं उनकी 5 साल की प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को आज के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से कंपेयर किया, और हमने पाया कि करीब करीब 500 कंपनीज ऐसे हैं जो कि अपने 5 साल के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स के नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक हो गया। हाँ, क्योंकि इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में उनकी ग्रोथ कैसी थी और आगे की ग्रोथ कैसी रहेगी, वो भी हम एक्सरसाइज में हमने पहल की है। तो आज मुझे लगता है कि जो मेन कंसर्न भारत के बाजारों की थी कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे,
यहाँ पर पॉकेट्स ऑफ वैल्यूएशन अब इमर्ज करना शुरू कर गई हैं और उनमें खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, ईपीसी की कंपनीज हैं, उनकी वैल्यूएशन अब मिड टीन्स में चली आई है और वो अपने करंट रेवेन्यू से 4 गुना ऑर्डर बुक पर बैठे हुए हैं। हमारे बजट में 11 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है, तो ऑन एन एवरेज हर महीना करीब करीब 1 लाख करोड़ की ऑर्डर्स फ्लो करेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक सेफ पॉकेट है जहां पर आप जा सकते हैं। बजट में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स की जो लिमिट है वो 12 लाख रुपए कर दी गई है। ये आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार की जो समर है वो और भी सीवियर होगी। देखते हैं कि इस तरह की अप्लायंसेस की सेलिंग कितनी अच्छी होती है। वो भी एक सेगमेंट है जहां पर आपको सेगमेंट रहेगा। क्योंकि बीच में आपको रोकूंगा, शो का समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है, तो सुदीप जी संक्षिप्त में आपसे आपका पसंदीदा सेक्टर। ये मैं मानता हूं कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और बाकी जो हमारे को पैनलिस्ट है उनका मानना ये है कि रैशनैलिटी विल कम बैक सूनर देन लेटर। मैं शायद उसके साथ सहमत नहीं हूं। शायद थिंग्स कैन रिमेन इरेशनल फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो मैं तो इन्वेस्टर को थोड़ा सेफ रहने की सलाह दूंगा और इसीलिए ऐसे सेक्टर्स, ऐसे कंपनीज जो कि लीडिंग है, जो डोमेस्टिक फोकस्ड है, वहां पे निवेश करने के लिए निवेशित रहने की सलाह दूंगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त काम हो रहा है, जैसे संजय जी कह रहे थे, करीबन 1 लाख करोड़ का ऑर्डर सरकार की तरफ से मतलब किसी ना किसी फॉर्म में मार्क आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और अगर ये आता है तो स्पेसिफिकली देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज, पर्टिकुलरली लार्ज कैप कंपनीज, जहां पे बहुत अच्छा करेक्शन भी हो गया, लार्ज कैप कंपनी वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जी। और मनीष डांगे जी, एक शो का समय जो खत्म हो रहा है, संक्षिप्त मनीष डांगे के रिएक्शन लूंगा, फिर मैं शो को रैप अप करूंगा। मनीष डांगे जी, आपने तो कहा था कि बॉन्ड पे ज्यादा जाइए, इक्विटी पे कम नहीं, लेकिन किसी को इक्विटी में ही रहना है तो कहाँ जाए वो? नहीं, तो 4 जनाब इस शो में अगर अग्री नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है, तो अभी थोड़ा दूर रहिए, है ना। अभी क्या है, कुछ हर चीज पे तो दूर रहिए, दूर रहिए। हालांकि दूर रहने की सलाह सुदीप जी ने भी दी थी कि अभी पैसा बाजार में मत डालिए, हालांकि इसको क्योंकि अग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। जब 4 अग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो पैसा, जब पैसा आपका, पैसा आपका है तो आप जो रुकी जाइए, क्योंकि नुकसान ना होना भी अपने आप एक तरह से मुनाफा है। इस फार्मूले को अपना अपने आप मुनाफा है। चलिए, आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही थी, लेकिन शो का समय चूँकि खत्म हो रहा है, इसीलिए हमें आप लोगों को रुकना पड़ा। अगली बार फिर मिलेंगे, ऐसे ही दिलचस्प चर्चा करेंगे। और इस बीच आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। तो फिर CNBC आवाज़, नमस्कार।